Everyone, welcome to class 12 and this is the employability skills chapter 5 green skills. ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है बट ओवर द ईयर्स इसमें से क्वेश्चंस आने लग गए हैं. मोस्टली क्वेश्चंस आपके चैप्टर 1 और 2 से आते हैं. 3 से भी MCQ में आ जाते हैं कि वो कंप्यूटर स्किल्स के बारे में, बट 5th से एज सच नहीं आते हैं, लेकिन अब आने लग गए हैं क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन CBSE डालने लग गया है. ठीक है, तो ग्रीन स्किल्स, चलो एक बात बताती हूँ तुम्हें. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आता है 10 नंबर का, क्योंकि हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. वी आर ऑन द 5th चैप्टर. तो हमने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ा, 10 मार्क्स का आता है. फूड प्रोडक्शन का थ्योरी पार्ट 50 मार्क्स का आता है. टोटल 60 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है ना. अब ये 40 मार्क्स के प्रैक्टिकल में तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास 40 मार्क्स तुम्हारे हाथ में, राइट. एंड ये जो 60 मार्क्स है, इनमें से आपको 60 on 60 स्कोर करना है, जिससे कि तुम्हारा स्कोर 100 on 100 हो फूड प्रोडक्शन में. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ने ये सब्जेक्ट इसलिए लिया है कि वो अपनी परसेंटेज सुधार सकें. एंड दिस इज मोस्टली फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स. उन्होंने ये सब्जेक्ट इसलिए लिया है जिससे कि उनकी परसेंटेज अच्छी दिखे इन 90s. तो उसके लिए हमें इसमें 100 on 100 करना है. ठीक है, वी नो कि 12th को तुम्हारा एग्जाम आ रहा है इंग्लिश का, बट फूड प्रोडक्शन पे भी फोकस करना है जिससे कि यू कैन गेट एन एग्रीगेट ऑफ 100. ओके, नाउ ग्रीन स्किल्स इंट्रोडक्शन. Today, we are experiencing unpredictable weather conditions due to climatic changes and environmental deterioration. Deterioration of environment through depletion of resources such as air, water, and soil is taking place globally. Whether we work in a factory or in field, we have to be aware of the factors and the systems that can be harmful to the environment. तो ये इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि आजकल ना हम अनप्रिडिक्टेबल वेदर को फेस करते हैं. कभी भी धूप होने लग जाती है, कभी भी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है. तो ये क्यों है? क्योंकि क्लाइमेटिकल चेंजेस हो रहे हैं और इन्वायरमेंट की कंडीशन डिटोरिएट हो रही है. मतलब इन्वायरमेंट में सुधार की जगह उसमें डिटोरिएट हो रहा है. डिटोरिएट मतलब कि मतलब और बेकार उसकी कंडीशन होती जा रही है. ठीक है, ये कैसे इसकी कंडीशन और बेकार होती जा रही है? क्योंकि पहले तो देखो रिसोर्सेज खत्म होती जा रही है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ये इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है ना. वेदर वी वर्क इन अ फैक्ट्री और फील्ड, वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द फैक्टर्स एंड सिस्टम्स दैट कैन बी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट. चाहे हम फैक्ट्री में काम करें, चाहे हम खेत में काम करें, हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों से इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ें इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है. We must adopt practices that are environment friendly and avoid using processes that will harm our surroundings. For example, pollution is a major risk in most cities. We can check the rising pollution levels only if we are aware of various ways of controlling, minimizing it. We can plant trees near our houses and use an eco-friendly mode of transport such as bicycle, electric car, etc. We can take care of our environment in many ways. For example, we must not leave the tap running while brushing our teeth, use the leftover water in our bottles for watering plants, use cloth bags instead of plastic bags, use eco-friendly products and reduce the usage of paper. तो इसमें यहाँ से क्या कहा इन्होंने कि हमें ना कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करनी, हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट मतलब हमारे इन्वायरमेंट को फ़ायदा हो. मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करनी चाहिए. और हमें कुछ ऐसी जो हम काम करते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचता है, उसको हमें कम करना है. जैसे कि शहरों में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम पोल्यूशन लेवल्स को कम तभी कर सकते हैं अगर हमें उसको कम करने के और कंट्रोल करने के रास्ता पता हो. ठीक है, और हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? कुछ वेज हैं. सबसे पहला है अपने आसपास पेड़ उगाओ. ठीक है, दूसरी बात इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करो, जैसे कि बाइसिकल, इलेक्ट्रिक कार. ठीक है, जिससे बेसिकली पोल्यूशन कॉज नहीं होता. और कुछ सर्टेन टिप्स दी हैं कि जब आप ब्रश कर रहे हो तो वाटर टैप को खुला मत छोड़ो, उसको बंद कर दो. जब आप क्लॉथ बैग्स यूज करते हैं और इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, आप बेसिकली इन्वायरमेंट को हेल्प कर रहे हैं. इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदो, पेपर का यूजेज कम करो और
जितना भी अगर आपके पास पानी बचे तो उसको वाटर करो, मतलब उस वाटर को प्लांट्स में यूज करो, ठीक है। यूजिंग ऑफ नॉन टॉक्सिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, cleaning products with sustainably sourced ingredients and natural oils that are biodegradable and available in eco-friendly packaging are conducive for the environment। मतलब बेसिकली नॉन टॉक्सिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करो क्लीनिंग और वॉशिंग के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको बेसिकली वाटर, जब ये आपका जो गंदा पानी है ये कहीं और जाएगा, बेसिकली रिवर्स में ही जाता है, ठीक है, और बाकी के एरिया को पल्यूट करता है। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स विद सस्टेनेबली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स एंड नेचुरल ऑयल्स दैट आर बायोडिग्रेडेबल, तो वही चीज़ यूज़ करो जो बायोडिग्रेडेबल हो। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो उनको यूज़ मत करो क्योंकि दैट्स हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। यूजिंग प्लांट्स इनसाइड होम एंड अदर प्लेसेस फॉर एयर प्योरिफिकेशन। प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि एरिका पाम और रबर, ये हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं एयर में से, तो इनको यूज करो घर के अंदर जिससे कि एयर प्योरिफिकेशन हो। तो इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? ग्रीन जॉब्स। A way we can contribute to the environment is by encouraging green jobs. Green jobs help protect and restore the environment. Green jobs could be in any sector or industry. Traditional sectors such as manufacturing and construction, and new sectors such as renewable energy. A green job is defined as the one that helps bring about and maintain transition to environmentally sustainable forms of production and consumption. It cuts across all the sectors: energy, material, water conservation, waste management and pollution control। क्या बोल रहा है इतना, क्या बोला इसने? ये देखो, हम इन्वायरमेंट को हेल्प करने के लिए कुछ तरीके हैं और उन तरीकों में से एक वे है ग्रीन जॉब्स का। ग्रीन जॉब्स बेसिकली इन्वायरमेंट को हेल्प करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। देखो, ग्रीन जॉब्स किसी भी सेक्टर में हो सकती है, ट्रेडिशनल सेक्टर हो जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, या फिर न्यू सेक्टर्स हो जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ग्रीन जॉब की यहाँ पर डिफिनेशन दे रखी है दैट अ ग्रीन जॉब इज डिफाइंड एज द वन दैट हेल्प्स ब्रिंग अबाउट एंड मेंटेन ट्रांजिशन टू एनवायरमेंट सस्टेनेबली, मतलब सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। सस्टेनेबली लिख दोगे तो खत्म हो जाएगी डेफिनेशन यहाँ पर। ग्रीन जॉब की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज ग्रीन जॉब्स, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। आपको यही लिखना है। क्या लिखना है? कि ग्रीन जॉब इज डिफाइंड एज वन दैट हेल्प्स ब्रिंग अबाउट एंड मेंटेन ट्रांजिशन टू एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। इसका एक बार मतलब समझ लेते हैं। चलो मतलब समझते हैं। ग्रीन जॉब ऐसी जॉब्स होती हैं जो इन्वायरमेंट को बेसिकली मेंटेन करती हैं और उनका ट्रांजिशन करती हैं फ्रॉम पॉल्यूटिंग एनवायरनमेंट टू अ सेफर एनवायरनमेंट, ठीक है। That's it. Then it cuts across all the sectors and energy, material, water conservation, waste management and pollution control। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो है हर सेक्टर में, चाहे एनर्जी हो, मटेरियल हो, वाटर कंजर्वेशन हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, पोल्यूशन कंट्रोल हो, हर सेक्टर में ये ग्रीन जॉब्स आ चुकी हैं एंड ये बेसिकली इन्वायरमेंट को इन सारे सेक्टर्स में हेल्प करती है कि ये पोल्यूशन कंट्रोल हो जाए, वेस्ट मैनेजमेंट हो जाए, वेस्ट कंजर्वेशन हो जाए, एनर्जी कंजर्वेशन हो जाए, मटेरियल कंजर्वेशन हो जाए, इन सब में, ठीक है। अब ये याद रखना क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है इन एमसीक्यू। यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइट, एक मैं ग्रीन कलर चूज कर लेती हूँ। हाँ, तो ये है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, पता नहीं क्यों फैल रहा है बार बार हाइलाइटर। ये हो गया इसकी एमसीक्यू के लिए। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि जो ग्रीन जॉब्स हैं, क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? नहीं पता था ना। दैट इज बिकॉज कईयों को पता भी होगा लेकिन मोस्टली 98% लोगों को नहीं पता होगा व्हाट इज ग्रीन जॉब्स। दिस इज ओनली वाई यू नीड टू स्टडी दिस चैप्टर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में इसलिए ही आपको ग्रीन जॉब्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखो, ग्रीन जॉब्स या ग्रीन कॉलर जॉब्स ये सारी एग्रीकल्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हर सेक्टर के अंदर, हर सर्विस सेक्टर के अंदर ये सारी कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स की बात हो रही है, मतलब ये हर
सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि इन्वायरमेंटल क्वालिटी को प्रिजर्व कर सकें। ये ऐसा किसने कहा है? यूएनईपी ने। क्या कहा है यूएनईपी ने? कि ग्रीन जॉब्स या ग्रीन कॉलर जॉब्स जो भी हैं, ये जितने भी आपको सेक्टर पता हो उन सबके नाम लिख दो क्वेश्चन पेपर में। अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो: एग्रीकल्चरल, रिसर्च, डेवलपमेंट, सर्विस एक्टिविटी सेक्टर। ये इन सब में क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, ये कंट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी रिस्टोर हो जाए और जैसे पहले थी उसकी तरफ ही लेके चलना, लाइक बेटर करते हैं इन्वायरमेंटल क्वालिटी को, डिग्रेड होने से बचाते हैं। Environmental quality is a set of properties and characteristics of the environment, either generalized or local, as they impinge on human beings and other organisms. Environmental quality क्या है? ये कुछ properties है, characteristics है environment की, जिससे generalize कर देते हैं। मतलब एक हमारा idea हो गया कि देखो ऐसा होता है environmental quality. This is basically a set of properties and characteristics of the environment. ठीक है, जिन्हें हम जनरलाइज कर देते हैं as they impinge on human beings and other organisms. Now a green collar worker is one which is, अब एक ग्रीन कॉलर वर्कर यानी कि जो ग्रीन जॉब में काम करता हो वो कौन है? इज वन हु इज एम्प्लॉयड इन द इन्वायरमेंटल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये वो इंसान है जो इन्वायरमेंटल सेक्टर्स में एम्प्लॉयड हो, काम करता हो। Green collar workers include professionals such as green building architects, environmental consultants, waste management or recycling managers, environmental or biological system engineers, landscape architects, solar and wind energy engineers and installers, green vehicle engineers, organic farmers, environmental lawyers and business personnel dealing with green services or products. ये इनके एग्जाम्पल थे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है जितना याद रखना है, ग्रीन कॉलर वर्कर्स इंक्लूड प्रोफेशनल्स सच एज यहाँ जाओगे सोलर एंड विंड एनर्जी इंजीनियर एंड इंस्टॉलर, इसको याद करना तुम्हारे लिए कंपैरेटिवली आसान है। ग्रीन व्हीकल इंजीनियर्स एंड ऑर्गेनिक फार्मर्स, तीन भी लिख दोगे तो बहुत है, ठीक है। देन ग्रीन वर्कर्स इंक्लूड इलेक्ट्रिशियंस हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स, plumbers who install solar water heaters, construction workers who build energy efficient green buildings, technicians and workers involved in establishing wind power farms, and those working for clean and renewable energy development. ये भी examples को include करा है through the next line. At the enterprise level, green jobs can produce goods or provide services that benefit the environment. For example, green buildings or clean transportation. However, these green outputs are not always based on green production processes and technologies. Therefore, green jobs can also be distinguished by the contribution to more environment-friendly processes. क्या बोला गया है यहाँ पे? मतलब एंटरप्राइजेस के लेवल पर ग्रीन जॉब्स जो है गुड्स सर्विसेज ये सब प्रोवाइड कर सकती है जिससे कि इन्वायरमेंट का भला हो, बेनिफिट हो, ठीक है। जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग्स जो है या फिर क्लियर ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये इसी के एग्जाम्पल है। लेकिन ये जो ग्रीन आउटपुट्स हैं जैसे कि प्रोडक्ट्स हो गए, सर्विस हो गए, आउटपुट्स का मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी कि ये जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, ये जो ग्रीन सर्विसेज हैं, ये हमेशा ग्रीन प्रोडक्शन प्रोसेसेस या टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नहीं होती हैं। यानी कि ग्रीन जॉब्स को हम बेसिकली ये बोल सकते हैं जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेसेस हों, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही यूज हुए हों उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन जॉब्स कैन रिड्यूस वाटर कंजम्पशन और इम्प्रूव रिसाइकलिंग सिस्टम। जैसे कि ग्रीन जॉब्स क्या कर सकते हैं? वाटर कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसमें कोई चीज़ का तो यूज़ हुआ नहीं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस तो यूज़ हुई नहीं, राइट। ऐसे ही रिसाइकलिंग सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। India has adopted several measures for ensuring sustainability, renewable energy and energy efficiency in various sectors. For example, efforts are being made to reduce carbon dioxide emission rates from vehicles in automotive sector, promoting use of non-fossil fuel and as energy sources for power generation in the power sector, and enabling energy efficient technologies through the concept of green buildings in the construction sector. क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ग्रीन जॉब्स जो हैं कहाँ थे? हाँ, यहाँ थे, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एफिशिएंसी, यस। फॉर एग्जांपल ग्रीन जॉब्स कैन रिड्यूस वाटर कंजम्पशन और इम्प्रूव रिसाइकलिंग सिस्टम, ये हो गया था। अब इंडिया ने क्या करा है, कुछ ऐसे ऐसे मेजर्स होते हैं,
कुछ ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि सस्टेनेबिलिटी आए। सस्टेनेबिलिटी मतलब इन्वायरमेंट सस्टेन हो, है ना, सस्टेनेबिलिटी उसमें आ जाए। देन रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एक रिन्यूएबल होती है, एक नॉन रिन्यूएबल होती है। उनमें से जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इंश्योर करी है इंडिया ने एंड इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली। एनर्जी एफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर्स, एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो एफिशिएंट हो, काम करने लायक हो। जैसे कि क्या करा जा रहा है, कुछ तरीके अपनाए गए हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल एमिट आउट हो रही है वो या वेट अ सेकेंड, यस, तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रेट्स को कम करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाए गए हैं इंडिया में, कुछ ऐसे तरीके अपनाए गए हैं। देन नॉन फॉसिल फ्यूल को अपनाने के लिए भी बोला गया है कि सोलर यूज करो, हाइड्रो यूज करो, विंड एनर्जी यूज करो एंड ये किस लिए यूज करो, पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, पावर जनरेशन के लिए तुम सोलर एनर्जी यूज करो, हाइड्रो एनर्जी यूज करो या फिर विंड एनर्जी यूज करो। और तो और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को भी दिखाया गया है कि इनको तुम यूज कर सकते हो फॉर कंस्ट्रक्शन सेक्टर। The government, in association with private players, is also raising energy awareness, changing consumer behavior, setting energy codes, and evolving energy efficiency design and technologies to address the skilled workforce issues associated with sustainable development. The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has set up the Skill Council for Green Jobs. It is working towards developing competencies of people in the domain of renewable energy, sustainable development and waste management. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या करा है, प्राइवेट कंपनीज के साथ, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ इन्होंने एसोसिएशन करा है जिससे कि एनर्जी अवेयरनेस बढ़े, कंज्यूमर बिहेवियर बदले और सेटिंग एनर्जी कोड्स, मतलब कि एनर्जी बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि एनर्जी जो है आप सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हो, हाइड्रो एनर्जी यूज़ कर सकते हो, विंड एनर्जी यूज़ कर सकते हो एज एनर्जी सोर्सेज, जिससे कि आप पावर सेक्टर में एफिशिएंसी बढ़ा सको। ठीक है, देन जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उनके इश्यूज को कवर अप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक स्किल काउंसिल खोला है फॉर ग्रीन जॉब्स। ठीक है, विच इज वर्किंग टूवर्ड्स डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ पीपल, किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एंड वेस्ट मैनेजमेंट में। और green jobs that exist over an array of occupational profiles of skills and educational backgrounds constitute entirely new type of jobs, but most build on traditional professions and occupations. मतलब ग्रीन जॉब्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी स्किल प्रोफाइल्स हैं फॉर एजुकेशनल बैकग्राउंड्स एज वेल एज स्किल्स। ठीक है, अब इसमें ये क्या चाहते हैं कि न्यू, देखो प्योरली न्यू टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं लेकिन इनके बेसिस बिल्कुल ट्रेडिशनल प्रोफेशंस हैं। ठीक है, जैसे इफ वी टॉक अबाउट फार्मिंग, तो फार्मिंग में ही बेसिकली फार्मिंग एक ट्रेडिशनल प्रोफेशन है लेकिन उसमें जो ग्रीन जॉब्स हैं वो टोटली न्यू है, टोटली समथिंग दैट हैड नेवर एग्जिस्टेड, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, बट दीज आर वर्किंग परफेक्टली टू बिल्ड अ entirely new country, right? With the aim of providing a greener economy and creating environment-friendly employment opportunities, the government is also providing impetus for green jobs as a part of restructured growth strategies under its Make in India campaign. अब ये क्या बोल रहा है कि देखो हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ग्रीन जॉब्स बढ़ें। क्यों बढ़ें? क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली सराउंडिंग क्रिएट हो और उससे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आए, जिससे कि जो हमारी अनएम्प्लॉयड जनता है वो कम हो जाए एंड हमारा इन्वायरमेंट भी एक बेटर सराउंडिंग बने। ठीक है, तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मेक इन इंडिया कैंपेन चला रही है जिससे कि ग्रीन जॉब्स, बेसिकली वो ग्रीन जॉब्स को टारगेट कर रही है थ्रू दिस मेक इन इंडिया कैंपेन। ठीक है, ये मेक इन इंडिया क्यों बना है? जिससे कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट हो और फास्टर इनोवेशंस हो, स्किल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट किया जाए और बेस्ट क्लास मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड हो। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रीन जॉब्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स, द ग्रीनिंग ऑफ इकोनॉमी प्रेजेंट्स अ मेजर अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट न्यू बिजनेसेस, develop new markets and lower energy costs,
Green jobs that contribute to protecting the environment and reducing carbon footprint are becoming a key economic driver for the 21st century. ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो ग्रीन जॉब्स हैं ये क्यों है? ग्रीनिंग ऑफ इकोनॉमी प्रेजेंट्स अ मेजर अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। इस लाइन का मतलब समझो, ये बोल रहा है कि जो ग्रीन जॉब्स हैं ये बेसिकली न्यू बिजनेसेस को बढ़ावा दे रही हैं, ये बेसिकली न्यू मार्केट्स को बढ़ावा दे रही हैं और कम एनर्जी कॉस्ट पर। ठीक है, ये बेसिकली इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही हैं और कार्बन फुटप्रिंट को कम कर रही हैं, जो बेसिकली इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत बेटर है। एंड दिस इज मेनली फॉर द 21st सेंचुरी। क्या क्या फायदे हैं ग्रीन जॉब के, ये आपसे पूछा जाता है, तो ये याद रख सकते हैं आप। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। देखो, एनर्जी को बेसिकली इनकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको और रॉ मटेरियल को बढ़ाना ग्रीन जॉब्स का काम है। ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना बेसिकली ये ग्रीन जॉब्स का काम है। वेस्ट और पोल्यूशन को कंट्रोल करना ग्रीन जॉब्स का काम है। इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना ग्रीन जॉब्स का काम है। सपोर्ट करना किस चीज को, अडेप्टेशन को, किसके इफेक्ट से, क्लाइमेटिक चेंज के इफेक्ट से, ये किसका काम है, ग्रीन जॉब्स का काम है। ये सारे बेनिफिट्स हैं ग्रीन जॉब्स के। अब यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम Delhi Metro not only has helped commuters in Delhi save on commuting time per day, but also has become the first rail-based methodology to garner 90,000 voluntary carbon credits for improving energy efficiency. It has not only created jobs for engineers, drivers, station attendants, signal staff, ticketing, construction, and maintenance workers, but also resulted in the greening existing occupations and creating new occupations. ये बोल रहा है कि दिल्ली मेट्रो जो कि एक मेट्रोपॉलिटन फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसने ना तो सिर्फ कम्यूटर्स की हेल्प करी है दिल्ली में, बट इसने क्या करा है, जो कम्यूटिंग टाइम बहुत ज़्यादा घंटों का लगता था वो कुछ मिनटों का लगता है, लाइक 40 मिनट्स में, 30 मिनट्स में, 10-20 मिनट्स में कोई कहीं भी पहुंच सकता है, राइट। अब 90,000 कार्बन क्रेडिट्स की एनर्जी एफिशिएंसी इसमें बढ़ी है। इन्होंने इवन जॉब्स क्रिएट करी है इंजीनियर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए, स्टेशन अटेंडेंट्स के लिए, सिग्नल स्टाफ के लिए, टिकटिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए। बेसिकली इन्होंने जो पहले से ही जॉब्स थी उन्हीं से ग्रीन जॉब्स बनाई है, न्यू ऑक्यूपेशंस बनाई है। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर। Green jobs in agriculture, organic gardening and farming in the process by which we can grow plants and crops in an environment friendly way. It prevents toxic runoff as no synthetic pesticides are used. It prevents water pollution and soil contamination as no chemical is added to the soil. By using organic methods of gardening, one can prevent death of insects, birds, critters and other beneficial soil organisms. Organic fruits and vegetables are free from chemical residues of synthetic fertilizers and hence are good for our health. Farmers' cooperatives are one of the most effective means of reducing the risk in agriculture and strengthening the livelihoods of small and marginal farmers. The process involves mobilizing farmers into the groups of 15 to 20 members at the village level called the farmer interest groups or FIGs. देखो मैंने इतना सारा पढ़ लिया, क्या समझ आया तुम्हें इसमें से? 2 मिनट पॉज करो और खुद समझो कि तुमने क्या पढ़ा है। एक सेकंड, क्या क्रॉस क्यों लगा हुआ है यहाँ पे? ओके, विल सी दैट, शायद गलती से भी आ गया हो। पॉज कर लिया, समझ लिया एक बार? चलो मैं समझा देती हूँ क्या बोला है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में ग्रो किए जा सके। इसमें टॉक्सिक रन ऑफ से बचाया जाता है इनको, मतलब टॉक्सिक वाटर मान लो, इन सब चीज़ों से बचाया जाता है, क्योंकि ना तो इनमें सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, है ना, तो इससे टॉक्सिसिटी आएगी नहीं प्लांट्स में। इसी से वाटर पोल्यूशन से बचते हैं ये, सॉइल कंटामिनेशन से बचते हैं ये। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मेथड्स को यूज करके इंसेक्ट्स, बर्ड्स, क्रिटर्स और जो चीज़ें सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं उनकी डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स केमिकल रेसिड्यूज से फ्री होते हैं और इसलिए हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। फार्मर्स कोऑपरेटिव्स एक ऐसा
इफेक्टिव वे है जिससे कि हम एग्रीकल्चर में रिस्क जो है वो कम कर सकते हैं और स्मॉल फार्मर्स की जो लाइवलीहुड है उसको बेहतर बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि 15-20 फार्मर्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, फिग्स, जिससे ये क्या बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको बोलते हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO। ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। एक सेकेंड में हाईलाइट कर देती हूँ दोनों, FIGs एंड FPOs एक एसोसिएशन बनाते हैं जिससे कि वो एक फेडरेटिंग पॉइंट के, मतलब बेसिकली ये एसोसिएशंस किस लिए होती हैं अभी हम बताएंगे। FPOs बेसिकली बनाए जाते हैं इन 15-20 फार्मर्स के द्वारा। FPOs are farmers collectives with membership consisting mainly of small और marginal farmers। इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है farmers collectives, मतलब ये यहाँ पर एक अपने एक छोटे छोटे फार्मर्स का एक बेसिकली कलेक्टरशिप कह रही हूँ, कलेक्टिव्स बनाते हैं जिससे कि एक दो मतलब आपस में फार्मर्स एक दूसरे की हेल्प कर सकें। Some green jobs in the agriculture sector are in organic farming, in integrated pest management, farm mechanization and agricultural tourism. The Krishi Vigyan Kendras, this is important for MCQ, Krishi Vigyan Kendra, KVK, set up by the government can be utilized to support activities like technology dissemination, training awareness to local youth and farmers for collection, storage and reuse of agro waste. ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि कुछ ग्रीन जॉब्स ऐसी हैं जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जिसे IPM कहते हैं, फार्म मैकेनाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल टूरिज्म, ये सब कुछ एग्रीकल्चर की ग्रीन जॉब्स हैं। ठीक है, इसमें एक KVK है विच इज कृषि विज्ञान केंद्र जो गवर्नमेंट ने सेट करी है जिससे कि वो कुछ सपोर्ट एक्टिविटीज को प्रोवाइड कर सके जैसे कि टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, ट्रेनिंग अवेयरनेस टू लोकल यूथ एंड फार्मर्स फॉर कलेक्शन, स्टोरेज एंड यूज ऑफ एग्रो वेस्ट। ठीक है, ये आपको याद करने की चीज़ है, जहां पर मैं सिर्फ कीवर्ड्स बोलती हूँ इसका मतलब ये एग्जैक्ट कीवर्ड्स तुम्हें याद करने हैं। ठीक है, एक सेकेंड। Green jobs in transportation. Use of energy efficient vehicles and alternate fuels like CNG can help minimize greenhouse gas emissions. Energy efficient vehicles को यूज करके आप greenhouse gas emissions को कम कर सकते हो, जैसे कि आप CNG यूज कर सकते हो, compressed natural gas. The new biofuel policy announced by the Government of India on 10th August 2018 focuses on initiatives for enhanced uses of biomass so as to improve the availability of ethanol through starch and sugar-based feedstock, develop ethanol technologies, and increase the production of biodiesel for blending biofuels produced directly or indirectly from organic material, including bio-CNG, biomethanol, etc., can generate green jobs. क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू बायोफ्यूल पॉलिसी निकाली थी 10 अगस्त 2018 को। ये किस लिए बनाई गई थी, बेसिकली ये बताया जाता है कि ये इथेनॉल की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई थी। किससे? स्टार्च और शुगर बेस्ड फीड स्टॉक से इथेनॉल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए और उसकी जो बायोडीजल की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए ये निकाली गई थी पॉलिसी। एंड बायोफ्यूल्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि बायो-CNG, बायोमेथनॉल इनसे बनती है, इनसे प्रोड्यूस होती है, वो ग्रीन जॉब्स प्रोवाइड कर सकती है। EESL क्या होते हैं? एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च की गई थी एज इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम, जो बेसिकली किस चीज़ पे एम करती है, जिससे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन मिले। किस चीज़ का सोल्यूशन? जिससे कि हम डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी को फैसिलिटेट कर सकें, उसकी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन को फैसिलिटेट कर सकें इंडिया में। फिर से बता देती हूँ, द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, उसने क्या करा था? इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसका एम क्या था? टू ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन and to facilitate the adoption of disruptive technology in India। एक सोल्यूशन कर देना टेक्नोलॉजी के लिए और अडॉप्ट करना डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी को, ये सब उसने किया था। देखो मैंने सिर्फ कीवर्ड्स बता दिए हैं क्योंकि अगर मैं इसका डीप मीनिंग समझाऊंगी तो शायद तुम इसके कीवर्ड्स को ध्यान ना रख पाओ और उन वर्ड्स को लिख दो, तो मैं उन वर्ड्स को बताना सही नहीं समझती हूँ। ठीक है, if you want I can tell those words as well।
So the EESL seeks to create market for electric vehicle. ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक मार्केट ओपन करना चाहता है जिससे कि उनकी बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो सब इंक्रीज हों और एक कॉमन मैन को भी इस चीज़ से हेल्प मिल सके. These income a technology poised to boost e-mobility in the country. ठीक है भाई. These encompass road, rail, sea and air-based vehicles that use electric drive and take electric charge from an external source or hydrogen in the case of fuel cell electric vehicle. मतलब बेसिकली ये रोड, रेल, सी, एयर बेस्ड व्हीकल्स को चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक वे में, इलेक्ट्रिक मेथड में कन्वर्ट हो जाए एंड थ्रू आइदर एक्सटर्नल सोर्स या फिर जैसे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें हाइड्रोजन का यूज हो सकता है. कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जो फॉसिल फ्यूल इंजन जैसे कि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स PHEV इन पे चलते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो इलेक्ट्रिक पावर पे चलते हैं जैसे कि बैटरी, इन्हें कहते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल. ठीक है. द इमर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव एज ऑल्टरनेट टू इंटरनल कॉम्बशन इंजन्स has opened opportunities for new entrants into the automotive market. Skill training of entrepreneurs in handling and maintenance of e-rickshaw can create more green jobs in the transportation sector. क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि देखो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आने की वजह से एक इंटरनल कंबशन मिला है इंजन्स को जिससे कि ऑटोमोटिव मार्केट को एक बूस्ट मिला है. ठीक है. स्किल ट्रेनिंग of entrepreneurs in handling and maintenance of e-rickshaws can create more green jobs. देखो अगर एंटरप्रेन्योर्स को अच्छे से ट्रेन किया जाए फॉर हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ई-रिक्शा तो फिर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी और ज़्यादा ग्रीन जॉब्स बन सकती हैं. नाउ ग्रीन जॉब्स इन वाटर कंजर्वेशन. तो ग्रीन जॉब्स वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन में यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है वो टैंक्स में कलेक्ट किया जाता है जिससे कि वो बाद में यूज़ करा जा सके. ये बेसिकली हर हाउस और बिल्डिंग में इंस्टॉल करने की कोशिश है जिससे कि वाटर टेबल इंक्रीज हो जाए एंड जो वाटर साइकिल का रन है, वाटर पंप्स है, ये इलेक्ट्रिसिटी रन पंप्स की जगह से जो वाटर साइकिल रन है उन पे चले. ठीक है. ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करते हैं और बेसिकली हेल्प करते हैं कि पीपल एक्सरसाइज भी करें जिससे कि उनकी सेहत भी बने और पानी भी रिसाइकल हो जाए. दैट्स इट. देन सम कॉमन ग्रीन जॉब्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर. कुछ ग्रीन जॉब्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बेसिकली वाटर क्वालिटी टेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है. ठीक है. आप ड्रिप इरिगेशन के लिए बैम्बू चैनल्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत एक इको फ्रेंडली वे है जिससे कि आप पानी डाल सकें खेतों में. राइट. ये बेसिकली क्या करता है कि वाटर को बिना वेस्टेज के यूज़ करता है यानी कि एफिशिएंटली यूज़ करता है, आसानी से बन सकता है. इट इज़ चीप टू बिल्ड और 2-3 साल के बाद बैम्बू रॉट कर जाता है और बेसिकली बायोडिग्रेडेबल होता है तो फिर हमारे नेचर को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है, उल्टा मैन्योर की तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं. अब ग्रीन जॉब्स इन सोलर एंड विंड एनर्जी. देखो सोलर और विंड एनर्जी में भी ग्रीन जॉब्स हैं. सोलर एंड विंड पावर प्लांट्स क्लीन एनर्जी के लिए हेल्पफुल है. सोलर फोटोवोल्टेक इंस्टॉलर बेसिकली सोलर पैनल्स को इंस्टॉल भी करता है, मेंटेन भी करता है और ये बेसिकली आप होम, बिजनेसेस, लैंड एरियाज यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे. A solar lighting technician assembles, tests and repairs different types of solar photovoltaic home lighting system and street lights. तो जो एक सोलर लाइटिंग टेक्नीशियन होता है वो सारे के सारे पार्ट्स को इस सोलर फोटोवोल्टिक होम लाइटिंग सिस्टम के पार्ट्स को असेंबल करता है, टेस्ट करता है, रिपेयर करता है और ये बेसिकली हम घरों पर, स्ट्रीट लाइट्स पर, ये सब यहाँ पर हम लगा सकते हैं. Some common jobs in the sector are roofer, solar panel installation, in technician and field technician. ठीक है. अब हम बात करते हैं ग्रीन जॉब्स इन इको टूरिज्म. ग्रीन जॉब्स इन इको टूरिज्म में क्या आता है? इको टूरिज्म इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस टू विजिटर्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग वेस्ट, इनहेंसिंग नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिड्यूसिंग पॉल्यूशन. मतलब ये इको टूरिज्म बेसिकली किस काम का है? ये हमें हेल्प करता है टू कंजर्व रिसोर्सेज, वेस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, नेचुरल इन्वायरमेंट को इन्हांस करने में हेल्प करता है और पोल्यूशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है. इवन ये इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि जो हमारे यहाँ विजिटर्स हैं वो ये भी सोचें कि देखो कितनी इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लेस है ये. ठीक है. ग्रीन जॉब्स बेसिकली
इस सेक्टर में इको टूरिज्म में क्या है, इको टूर गाइड्स, इको टूरिज्म ऑपरेटर्स, ये सब। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, उसको भी पढ़ देते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज वेयर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। मतलब इंडिया उन कंट्रीज में से है जिसमें फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़े हैं कुछ सालों में। द टोटल फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर इज 24% ऑफ द कंट्रीज ज्योग्राफिकल एरिया। तो अब टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर 24% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में से। दूसरा है कि इंडियन बिल्डिंग काउंसिल IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने, जो कि एक पार्ट है CII का, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो कि 2001 में बनी थी। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो IGBC है ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि डेवलपिंग न्यू ग्रीन बिल्डिंग्स, रेटिंग परफॉर्मेंस प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशन सर्विसेज एंड ग्रीन बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, ये बस ऊपर ऊपर से पढ़ना है तुमको। ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। देखो ग्रीन जॉब्स इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में क्या है, लेट्स रीड। हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आर बिकमिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली, दे यूज सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल एंड फॉलो इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस एंड ग्रीन ऑपरेशंस, यानी कि घर और बिल्डिंग्स ये बेसिकली इको फ्रेंडली बनती जा रही हैं। ये सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल यूज करती हैं, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस यूज करती हैं और ग्रीन ऑपरेशंस यूज करती हैं। जो ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन है ये हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच देता है, जिससे कि हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को वाइजली यूज कर सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर ग्रीन बिल्डिंग प्रोग्राम्स के लिए और प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि बेसिकली स्किल इश्यूज के ऊपर बेस्ड होती हैं, जिससे कि उसमें हम अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दे सके। स्किल डेवलपमेंट एक स्ट्रेटेजिक रोल है, जिससे कि हम ग्रीन बिल्डिंग्स को की डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके। ये माना जाता है कि जो वर्कर्स हैं वो उनके पास अप्रोप्रिएट स्किल्स हों, जिससे कि वो ग्रीन बिल्डिंग्स बना सके। और ये जो ग्रीन बिल्डिंग्स हैं ये एक लार्ज स्केल पर बने, ये भी इंश्योर किया जाता है। ठीक है, एरियाज फॉर ग्रीन जॉब्स इन द सेक्टर इंक्लूड कंस्ट्रक्शन एंड लैंडस्केप, गार्डनिंग, मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन कंपोनेंट्स, वाटर मैनेजमेंट एटसेट्रा। मतलब ग्रीन जॉब्स के अंदर कौन कौन, इस सेक्टर के अंदर कौन सी ग्रीन जॉब्स हैं, कंस्ट्रक्शन, लैंडस्केप, गार्डनिंग, मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन कंपोनेंट्स, वाटर मैनेजमेंट एटसेट्रा। अब ग्रीन जॉब्स इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक सेकेंड, ये तो ग्रीन जॉब्स इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, कोई भी सॉलिड फ्रैक्शन का डिस्कार्डेड यूनिट। ठीक है, जो बेसिकली डोमेस्टिक यूनिट से भी हो सकता है, ट्रेड सेंटर से भी हो सकता है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से भी हो सकता है, मतलब किसी भी चीज़ से हो सकता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, उसने सॉलिड वेस्ट के 14 कैटेगरीज बताए हैं। किसके बेसिस पे, ओरिजिन और टाइप के वेस्ट के ओरिजिन और टाइप की बेसिस पे। देखो सबसे पहला होता है डोमेस्टिक, फिर म्यूनिसिपल, फिर कमर्शियल, फिर इंडस्ट्रियल, फिर इंस्टीट्यूशनल, फिर गार्बेज, फिर एश, स्ट्रीट स्वीपिंग्स, डेड एनिमल्स, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन ऑफ वेस्ट, बल्कि हजार्डस एंड सीवेज वेस्ट। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है बेसिकली क्या, इनमें क्या क्या चीज़ होती है कि जो वेस्ट है उसका प्रॉपर कलेक्शन हो, प्रॉपर सेग्रीगेशन हो, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो, प्रोसेसिंग हो और डिस्पोजल हो। ग्रीन जॉब्स जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो है ई वेस्ट रिसाइकलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट ऑडिटिंग, वेस्ट कंट्रोल एटसेट्रा। ठीक है, तो ग्रीन जॉब्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये हैं। आपको बेसिकली ग्रीन जॉब्स ये एक दो लाइन फर्स्ट की याद रखनी है, और इसमें कौन कौन सी ग्रीन जॉब्स आती हैं ये सब याद रखनी है। ठीक है, अब ग्रीन जॉब्स इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इज अ स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी दैट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड सूटेड टू लोकल नीड्स, जैसे कि बाइक पावर्ड या हैंड पावर्ड वाटर पंप्स, सोलर लैंप्स इन स्ट्रीट लाइट्स, सोलर बिल्डिंग्स एटसेट्रा। मतलब ये क्या है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या है, ये एक स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और लोकल नीड्स को फुलफिल करती है। ये सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम कोई भी काम करवा सकते हैं एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली मैनर में, वो भी जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे। द ग्रीन जॉब्स इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में इंक्लूड एरियाज सच एज बायोगैस प्रोडक्शन, water treatment filtration, farm mechanization, rainwater harvesting, sanitation, lighting,
लाइटिंग, फूड प्रोडक्शन, रेफ्रिजरेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस सेक्टर के अंदर जो ग्रीन जॉब्स हैं उसमें है बायोगैस प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, रेफ्रिजरेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज तो नहीं, चेक योर प्रोग्रेस आप कर सकते हैं। Read carefully all questions given below and choose the correct option. Rita's children fall sick very often. They have cold and cough every month. What should Rita do? तो देखो cold and cough बताया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स कह सकते हो एक तरीके से। तो यहाँ पर यूज एयर प्योरीफायर्स विद हेपा फिल्टर्स का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Janvi's children have grown up. They have a lot of clothes that are too small from them now. For them now, what should Janvi do with this clothes? अब अगर कपड़े छोटे हो गए हैं तो उन्हें ना तो तुम ट्रैश में फेंकोगे ना तुम जलाओगे, तुम उसे तब तक यूज करते रहोगे जब तक तुम्हारा पोछा नहीं बन जाता उस कपड़े का, है ना। तो उससे बढ़िया तुम उसकी क्या करो, बैग्स बनाओ, डोनेट कर दो जिनसे उसके बैग्स बन जाए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फर्स्ट बी सेकंड डी। ठीक है, फिर ये छोटा सा क्वेश्चन है ग्रीन जॉब्स बताने, कंस्ट्रक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी के, जो ऊपर पड़े उनमें से कोई भी दो बता दो। राइट, Session 2, Importance of Green Jobs. You have learned that jobs are understood as green when people are working in the areas to reduce environmental impacts and build environmentally, economically and socially sustainable enterprises and इकोनॉमीज। मतलब कि जब भी तुमने क्या समझा अभी तक, ग्रीन जॉब्स ऐसी जॉब्स हैं जो बेसिकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को कम करे, इन्वायरमेंट को हेल्प करे, और किन किन तरीकों से, इन्वायरमेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली। ठीक है, नाउ लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। कुछ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सब होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये तब निकलती हैं जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, या फिर व्हीकल्स को यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट्स को यूज करते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को यूज करते हैं। ठीक है, ये गैसेस हीट को अर्थ में ट्रैप कर लेती है और हीट को बाहर नहीं जाने देती है, इससे होती है ग्लोबल वार्मिंग। इन एमिशंस को कम करने के लिए लोग काम कर रहे हैं ऐसी चीजों पर जिससे कि ये ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ही ना हो, यानी कि एनर्जी सोर्स का पॉल्यूटिंग सोर्स ही खत्म कर देते हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने की जगह कुछ बेटर चीजों पर काम करना, जैसे कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को यूज करना इंस्टेड ऑफ पेट्रोल्स एंड डीजल्स। नेक्स्ट इज मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है, बिना ये सोचना, चलो मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ, इंस्टेड ऑफ ओनली थिंकिंग अबाउट हाउ टू रिसाइकल और रीयूज वेस्ट, वी मस्ट work towards finding solution on how to reduce the amount of waste produced. This will help in waste management. In manufacturing plants and factories, managers try to find various ways to reduce the amount of waste produced at every step of the process. Here are some of the ways. यहाँ पर क्या बोला गया है, तुम ये मत सोचो कि तुम कैसे रिसाइकल और रीयूज कर सकते हो वेस्ट को, लेकिन ये सोचो तुम वेस्ट को कम कैसे कर सकते हो। ये तुम्हें वेस्ट मैनेजमेंट सिखाएगा, और प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और फैक्ट्रीज जो होती हैं, इनमें जो मैनेजर्स होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि जो वेस्ट प्रोड्यूस्ड है हर स्टेप पे उसको कैसे कम किया जाए। सबसे पहला, रीयूजिंग स्क्रैप मटेरियल, यानी कि जो स्क्रैप है उसको रीयूज करना। जैसे कि जो पेपर मिल्स हो गए, वहाँ पर डैमेज रोल्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन लाइन में फिर से भेज दिए जाते हैं, जिससे कि वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। एंड प्लास्टिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, ऑफ कट्स और स्क्रैप्स जो होते हैं उनको फिर से यूज किया जाता है जिससे कि वो न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। ऐसे ही इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल, अगर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना है तो बेसिकली वहाँ पर रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, है ना। अगर हमें एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना है, देयर विल बी अ डिक्रीज इन रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स दस रिड्यूसिंग वेस्ट। अच्छा सॉरी मैंने शायद इंक्रीज बोल दिया था। अगर हमें प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करना है तो उसके रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स डिक्रीज होंगे, है ना। उसके जो डिक्रीज है रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स में, उसी की वजह से क्या होगा, वेस्ट रिड्यूस होगा राइट। ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट आर नाउ बीइंग यूज्ड which can help identify production problem at an early stage। मतलब अगर ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जो कि अब यूज किए जा रहे हैं, ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स को स्टार्टिंग अर्ली एज से ही
पकड़ लेते हैं। तो अगर आपको अर्ली स्टेज पर ही प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है तो ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वेस्ट एक्सचेंज, देयर इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द रॉ मटेरियल फॉर अनदर। अब कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली रॉ मटेरियल बन रहा है किसी और प्रोडक्ट के लिए। तो दैट इज अ वे ऑफ रिसाइकलिंग, रीयूजिंग वेस्ट। ठीक है। मैनेजिंग ई वेस्ट, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम ई वेस्ट जैसे कि ओल्ड मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन सेट्स, इन सब चीज़ों को भी देखते हैं और इनका प्रॉपर डिस्पोजल इम्पॉर्टेंट है। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी है जिससे कि वो मटेरियल, ऐसे मटेरियल को डिस्कवर किया है उन्होंने जो कि इको फ्रेंडली होते हैं, जैसे कि बनाना लीफ, पेपर प्लेट्स, ये इजीली डिस्पोजेबल हैं और बेसिकली ये अवेलेबल भी होती है इजीली, और इसके यूज़ को इंकरेज करना चाहिए। राइट। Protecting and restoring ecosystems. Ecosystem is a community of living and non-living beings existing together and interacting with and supporting each other. It is the perfect balance where every species can survive. Human activities such as excess felling of trees can lead to destruction of ecosystems, causing the climate change and natural disasters, making it difficult for living beings to सर्वाइव। मतलब बेसिकली इकोसिस्टम जो है लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के लिए, दोनों के लिए है, जिसमें वो दोनों एक साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हर स्पीसीज एक साथ सर्वाइव कर सकते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि पेड़ों को काटना, ये सब चीज़ें कैसे हैं, इकोसिस्टम को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, जिससे कि क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, जिससे कि लिविंग बींग्स का जीना मुश्किल हो रहा है। अब लोग इस पर काम कर रहे हैं जिससे कि वो इकोसिस्टम्स को कंजर्व कर सकें और डिग्रेडेड वंस को रिस्टोर कर सकें थ्रू नेचुरल सॉल्यूशंस। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन जो है वो इन स्लोप्स को स्टेबलाइज करती हैं और लैंडस्लाइड्स के रिस्क को कम करती हैं। वेटलैंड्स कंट्रोल करते हैं फ्लड्स को, जिससे कि फॉरेस्ट का कटना कम हो जाता है। ठीक है। और सॉइल हेल्थ में इन्वेस्ट करना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, ये सारी चीज़ें बेसिकली इकोसिस्टम को रिस्टोर और प्रोटेक्ट करने के काम आती हैं। अडेप्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट विल चेंज बेस्ड ऑन डैमेज ऑलरेडी डन। जितना डैमेज तुम कर चुके क्लाइमेट पे उसके हिसाब से क्लाइमेट बदलेगा। Even though people are trying to control the emission of greenhouse gases, global warming will be there due to the damage already done. अब कितना भी तुम कोशिश कर लो ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को, एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी क्योंकि तुमने अभी तक बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस कर दिया गया है। अब इसीलिए हमें कुछ ऐसे चेंजेस अपनाने चाहिए जिससे कि हम इन न्यू क्लाइमेटिक कंडीशंस में जीना समझ पाए और इसी में अपने आप को बेहतर तरीके से रख पाए। फार्मर्स विल नीड टू ग्रो क्रॉप्स दैट कैन सर्वाइव इन ड्राउट कंडीशंस। तो अपने क्रॉप्स को इस तरह सस्टेनेबल भी बनाना है कि वो ड्राउट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, इसको आप याद रख सकते हैं फॉर MCQ पर्पस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया था, NAPCC सॉरी, ठीक है, NAPCC विच इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जून 2008 में इन्होंने ये डाला था जिससे क्लाइमेट चेंज और रिलेटेड इश्यूज के ऊपर बात की जाए। ठीक है। इसमें टोटल 8 मिशंस बताए गए थे जिसमें सोलर एनर्जी, एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, हैबिटेट, वाटर एंड सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ों के बारे में बात करी गई थी। बेसिकली इकोसिस्टम को कैसे बेहतर बनाना है। ठीक है। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ये रहे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। इन सब के फर्स्ट पार्ट के तो आंसर मैंने बता दिए थे, सेकंड पार्ट के आंसर्स यू विल गिव इन द कमेंट सेक्शन। डू सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो ऑन इंस्टा फॉर any queries, any personal guidance or something. So that's all for today. Thank you.